वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे एनर्जी के हवाले से, आइए गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी सर, हमारे मुल्क में बिजली पैदा करने के कितने ज़रा हैं जिनको हम इस वक्त यूटिलाइज़ कर रहे हैं? ये पाकिस्तान में सबसे जो सस्ती बिजली बनती है वो तो पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया में हर जगह वो हाइडल से है, पानी से। पानी है, हाइडल थर्मल है, न्यूक्लियर है और उसके अलावा सोलर है। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे मुल्क में जितने भी इस वक्त डैम्स हैं वो डैम पुराने हो चुके हैं और उनकी जो कैपेसिटी है वो भी अब तकरीबन 80 to 90% पे चल रहे हैं। हम उनको रेज़ कर सकते हैं और उससे हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी अगर बढ़ गई तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो मुल्क में इस वक्त 3 तरीके से हो रहा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। एक तो हम पानी से कर रहे हैं जो कि सबसे सस्ता ज़रिया है। पानी से अगर हम बिजली पैदा करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी और हमें जो सस्ती बिजली वो मिलेगी। लेकिन इसके बाद हाइडल है। अब उसमें ये है कि टरबाइंस हैं, स्टीम टरबाइंस हैं, फिर गैस टरबाइंस हैं और जो हम IPPs को दे रहे हैं वो हम ये जो इससे कर रहे हैं, हम जो आपका कहते हैं ना हैवी फ्यूल ऑयल, उससे हम चला रहे हैं। तो उससे ये होगा कि ये इंपोर्ट करना पड़ता है हमें, और इंपोर्ट जब करते हैं तो उसकी कीमत हमें इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक रख के उसकी प्राइस देनी पड़ती है और वो दिन ब दिन महंगे होता जा रहा है। आपको पता है कि सारी दुनिया में जो ऑयल की कीमत है वो डे बाय डे बढ़ रही है। एक ज़माना था कि कम हो रही थी लेकिन अब उसकी डे बाय डे बढ़ रही है। जो उसकी कीमत जब बढ़ती है तो हमारे मुल्क में भी डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर पाकिस्तान में ज़्यादा तवज्जो दी जाए कि हम जो डैम्स बना के बिजली पैदा करें वो डेफिनेटली सस्ता है और मुल्क में प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन डैम बनने पे कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। इनिशियली जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर हम उस नहरी पानी को यूटिलाइज़ करके छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाएं वो हमारे लिए बेहतर है कि हमें फौरी और हमें उसका हल मिल जाएगा और हमारा काफ़ी हद तक उसकी एनर्जी के क्राइसिस पे हम काबू पा सकते हैं। सही सर, पानी के जिक्र हुआ तो मैं आपसे पूछी चलूँ कि काला बाग डैम एक अरसे से इल्तवा का शिकार है, तो क्या ऐसी कोई सजेशंस हैं आपके पास कि हम छोटे छोटे डैम बना के ये वहाँ से बिजली पैदा कर सकते हैं? जी, हम सिर्फ एक काला बाग डैम को पकड़ के बैठ गए, ठीक है वो एक पॉलिटिसाइज हो गया वो इशू, लेकिन अगर उसके अलावा अगर हम चाहें तो छोटे छोटे मजीद डैम्स हैं जो और जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक में भी हैं। अगर देखिए जब से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है हमने कोई डैम नहीं बनाया और इंडिया ने उसके बाद 32 डैम बना लिए। तो वो उसी पानी पे बनाए हैं जो पानी दरिया झीलम का और उन दरियाओं का जो हमारे पास आ रहा है। लेकिन हम उन दरियाओं के पानी को यूटिलाइज नहीं कर सके। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 47% पानी हम अपना ज़ाया कर देते हैं। और दुनिया में हमने ये देखा भी है कि 3 हिस्सा जो है वो पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है। तो 3 हिस्से पानी में अगर आप देखें तो सिर्फ 2% पानी जो है वो पीने के काबिल है। उस 3 हिस्सा जो है पानी, सिर्फ 2% पानी पीने के काबिल है जो नहरी काम आता है, बाकी सारा पानी जो है समंदरों का है। हमें सिर्फ उस पानी को, सारी दुनिया लगी हुई है कि जो पानी हमें कुदरत ने दिया है हम उसको सही यूटिलाइज करें। हमारे मुल्क में सिर्फ सही यूटिलाइजेशन उस पानी की नहीं हो रही है और मैक्सिमम ज़ाया हो रहा है। अगर हम उसको सही यूटिलाइज करेंगे हम अपने नहरी पानी उस पानी को स्मॉल डैम्स के जरिए सेव किया जा सकता है। स्मॉल डैम के जी हाँ बिल्कुल सेव भी किया जा सकता है। उससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है, उससे बिजली भी बनाई जा सकती है और उसको हम ज़राअत के लिए भी काम में ला सकते हैं। सर, प्राइवेट सेक्टर में ओरिएंट एनर्जी सिस्टम का एक नाम है और मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपका इदारा दिन रात एनर्जी बहरान से के ऊपर काबू पाने के लिए काम कर रहा है, तो क्या कोई हुकूमती सपोर्ट भी शामिल है इसमें? देखिए, हुकूमती सपोर्ट की जो आपने बात की तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत सपोर्ट करने के बजाय हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हमारे लिए क्या भाई, जो भी इस इंडस्ट्री से वापस आए कि पहले 15% ड्यूटी थी जनरेटर्स पर और रिलेटेड आइटम पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, अब उन पे GST भी लगा दिया गया है। पिछले 5 साल से GST 0 था और GST नहीं था और उसकी वजह यही थी कीमतों में भी इजाफा हुआ। देखिए, आप ये देखिए कि एक तो मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर जो हमारे आर्टिफिशियल ज़राए इलेक्ट्रिसिटी के उन पर अगर आप GST लगा देंगे, जो मशीनों पे GST लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? GST लगने के बाद और डीजल और फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने के बाद इस वक्त अगर कोई भी इंडस्ट्री चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे लोकल इंडस्ट्री हो, अगर यूज़ करती है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट दुगनी हो जाती है।
सही। हमें इस वक्त 28 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है डीजल की वजह से और ये जीएसटी लगने की वजह से। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर सपोर्ट करना चाहती है एनर्जी में, एनर्जी क्राइसिस को हल करने में संजीदा है, तो वो जीएसटी फौरन वापस ले ले, टैक्सेस में थोड़ी छूट, टैक्सेस में छूट दें, इनकम टैक्स में छूट दें, और कम से कम ये हो कि जो लोग खुद इंपोर्ट कर रहे हैं उनको तो कम से कम छूट मिल जाए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री ऐसी है जिसको छूट है, बाकी कोई इंडस्ट्री को छूट नहीं है। सही। अभी आपने जिक्र किया अपने कंपनी के हवाले से, तो कमर्शियल यूज़ भी आपने हमें बताए और ज़राअत में भी जो किरदार है वो भी बताया। तो अब क्या घरेलू सार्फिन के लिए भी कोई जनरेटर तैयार होती हैं ओरिएंट एनर्जी सिस्टम में? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 1 kVA से लेकर और 6 kVA तक के जो हैं, जो घरों को बिजली, घर की ज़रूरियात को जो जिसे पूरा किया जा सकता है, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑयल जो यूज, जी हाँ, वो गैस से भी चलते हैं और पेट्रोल से भी चलते हैं, दोनों से बेस्केट लगा लें तो आप सर्दियों में उसको पेट्रोल पे चलाएं और गर्मियों में आप गैस पे चलाएं। उससे ये होता है कि अब जो आपको गैस है उसको जो रिक्वायर्ड गैस की क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी है। जैसे चूल्हे जलने के लिए जो गैस चाहिए होती है वही उसी कैपेसिटी की गैस से वो जनरेटर चल जाते हैं। जिस तरह से तवानाई का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप कोई सुजेशन देना चाहेंगे कि हम किस तरह से काबू पा सकते हैं इस बहरान के ऊपर? सबसे पहले तो अगर हम अपने तौर पर बचत करें बिजली की तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो एनर्जी सेवर्स यूज़ करें, उसके अलावा मैं इंग्लैंड गया था तो मैंने देखा कि गाड़ियों में आप देखें कि जैसे ही गाड़ी रुकती है वो ब्रेक लगता है तो गाड़ी इंजन बंद हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हम उसको जो फ्यूल ज़ाया करते हैं, कितना फ्यूल ज़ाया करते हैं कि हम गाड़ी खड़ी रखते हैं, एसी चलाते रहते हैं। ऑफ कोर्स सम टाइम तो मतलब 15-15 मिनट के लिए आपको सिग्नल पे रुकना पड़ता है। बिल्कुल। और उसके अलावा भी हम जो अगर ख़ुद भी चाहें तो उसके भी एनर्जी की जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बचत करके अपने मुल्क में काफ़ी हद तक इस बहरान पर काबू पा सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ ताल्लुक है, शादियों में ज़रूरी नहीं है आप एलईडीज़ लगाएं, आजकल एलईडीज़ वाली आ गई हैं। एनर्जी सेवर का भी ज़माना जो है एक तरह से आप समझें पुराना होता जा रहा है। अगर हम एलईडीज़ वाली लाइट्स यूज़ करें तो वो और कम होती हैं, वो तकरीबन उससे 50% और बचत होती है, बल्कि 50% नहीं, मैं तो उसको कहूँगा 50 to 70% बचत होती है एनर्जी सेवर्स के। पहले ट्यूब लाइट हम यूज़ किया करते थे जिसमें चौक होता था जो कि 40 वाट पे चलती थी। अब एनर्जी सेवर्स आ गए हैं जो उसी के उतनी ही रोशनी देते हैं, इनकी इल्यूमिनेशन उतनी ही होती है, लेकिन उनका जो वाट है जो 16 वाट होता है, 15 वाट होता है, 20 वाट होता है। सही। तो अगर हम उसके बाद एलईडीज़ यूज़ करें तो वो मज़ीद हम उसको कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट से कि इन सब चीज़ों पर ड्यूटी माफ़ की जाए जो चीज़ें हैं, वरना ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। जब आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी तो डेफिनेटली हम उसको यूज़ करेंगे वही जो महंगे ज़राए हैं और उनसे बिजली ज़ाया होगी हमारी। सही। अभी तवानाई पे बात हो रही है तो मैं जिक्र करूंगी कि पेट्रोल और डीजल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो क्या इसके आपकी इंडस्ट्री पर भी कोई असरात हैं? बिल्कुल जी। आप ये मैंने जैसे बताया कि जितना जितना डीजल महंगा हो रहा है, आप ये देखिए कि एक एक चीज़ इंसान हमारी जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, रोज़ाना जो डेली कमोडिटीज़ की चीज़ें हैं, उन पर कि वो कितनी महंगी होती जा रही हैं। आप डीजल आप महंगा करेंगे, आपकी एक एक चीज़ लॉजिस्टिक्स महंगी हो जाएगी। देखें जितनों भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपकी राइस, आपका मिल्क, आपकी जो चीज़ पाकिस्तान में है वो ट्रांसपोर्टेशन से वाबस्ता है। कोई भी चीज़ है वो उसको ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो अपनी प्रोडक्शन को अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे। जब वो कॉस्ट आम आदमी पर असर होता है तो डीजल की कॉस्ट बढ़ने से तो डायरेक्टली आम आदमी इफेक्टेड होता है। आप देखें बसों के किराए बढ़ जाते हैं, दूध और एक एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। सही। हमारा जहां आम आदमी परेशान है उसमें हमारा एक ख़ास तबका है हमारे किसान भाइयों का, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों के लिए कोई पैगाम दें हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। जी, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो लेटेस्ट ज़राए उसके इस्तेमाल करें, अपनी काश्त के पानी को ज़ाया ना करें। पानी जितना ज़ाया करेंगे उतना ही हमारे मुल्क में उसका नुकसान है, क्योंकि ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखिए कि पानी दिन ब दिन हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। पानी का लेवल जो आज से 5 साल पहले था वो अब नहीं है, और आज से 5 साल पहले भी वो नहीं होगा जो आज है। तो हम इसको जितना खुश असलूबी से और जितनी एफिशिएंट तरीके से इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि पानी खेतों को भी दें और उसके बाद उसको
बचा के उससे बिजली पैदा कर लेकिन सकते सर आप जिक्र कर रहे थे कि किसानों को ये पैगाम देते हुए कि वो पानी को इस तरह से करें, तो आप क्या ये जरूरी नहीं समझते कि उन्हें बाकायदा इस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए, वहाँ पे कुछ इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए, उनको छोटे मोटे वहीं पर जाकर उनको उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो पानी है या कैटल वेस्ट है, इन सब से भी हम यूटिलाइज करते हैं, सारी दुनिया यूज़ करती है और सारी दुनिया, क्योंकि हमारा किसान बदकिस्मती इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो इस सिलसिले में या तो जहाँ पे उनकी रिहाइश है वहाँ जाके उनके रूरल एरियाज में जाके बिल्कुल इनको चाहिए कि एनजीओज को, उसके लिए हम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप वहाँ जाकर उनको, किसानों को समझाएं और किसानों को एजुकेट करें कि वो किस तरह इसको यूटिलाइज करें। सर किसानों की बेहतरी के लिए क्या इकदाम ज़रूरी है? किसानों की बेहतरी के लिए जैसे हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, वो किसानों को कर्जे देता है और किसानों को चाहिए कि उससे इस्तेफादा हासिल करके लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इख्तियार करें। अब हमारे मुल्क में अब वो ज़माना चला गया है कि हम अपने पुराने जो है ना कन्वेंशनल तरीक़ों से अपनी फसल की काश्त करें, और सारी दुनिया में इस तरह के ज़राए आ गए हैं कि अगर हम चाहें तो वही उसने ही जितनी मुद्दत है उसमें हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी फसल को अपनी काश्त कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ज़रूरत ये है कि किसानों को एजुकेट किया जाए और किसानों को जदीद आलात फराहम किए जाए उनको, और उनको एजुकेट करके नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ किया जाए। सारी दुनिया जो है इस पर अमल कर रही है और हमारे मुल्क में अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। ठीक। और सर आने वाला वक्त बायोगैस और सोलर एनर्जी का नज़र आ रहा है, लेकिन अवाम में इस हवाले से अभी तक वो ख़ास अवेयरनेस नहीं है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अवामी सतह पर इसकी अहमियत को उजागर किया जा सकता है? या जैसे बायोगैस है और सोलर एनर्जी मैंने बताया, इन सोलर एनर्जी में तो ये है कि उसकी बैटरी की लाइफ होती है जो तकरीबन 20 साल तक होती है, फिर उसके सेल्स होते हैं। तो अगर वो जो पैनल है उस पैनल पे ड्यूटी गवर्नमेंट ख़त्म कर दे और उसको सब्सिडी दे, तो वो हमारे मुल्क में हर अपने घरों पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम विंड मिल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंड मिल भी बहुत अच्छा ज़रिया है, जहाँ पे खुली हवा है और खुला एरिया है, वहाँ पे जो विंड मिल लगा के उससे भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ज़रिया है और नेचुरल तरीका है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे उन टेक्नोलॉजीज़ को और उसमें एजुकेट करे लोगों को और उसको सपोर्ट करे। नहीं, कॉलेज की सतह पे या स्कूल्स में अभी तक बच्चों को इस चीज़ का सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा रहा। एज अ सब्जेक्ट उसको मुतारफ़ कराएं, और जब शुरू से एजुकेशन होगी, जैसे सारी दुनिया में एजुकेट किया जाता है, तो ये जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए। जब सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा तो हमारे नौजवान नस्ल को जब अवेयरनेस होगी तो उसके बाद हम इस टेक्नोलॉजी को आगे ला सकते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ये सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, सारी दुनिया में ये लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इतनी धूप, इतनी रोशनी होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपने देखा होगा जगह जगह सिग्नल तो कुछ लगे हुए हैं, जो सिग्नल चल रहे हैं सोलर एनर्जी बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत छोटे बड़े पैमाने पे हमारे पास जगह भी बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें जगह की कोई कमी नहीं है। हमारे मुल्क में खुला इलाका भी बहुत है और मौसम भी ऐसा है कि हमारे यहाँ 90% धूप निकली रहती है, और ये है कि दिन में वो एब्जॉर्ब कर लेता है पैनल, उसके बाद और फिर रात में आप उसको यूटिलाइज करें। सर कितनी लाइफ होती है अगर ये एक दिन में वो कैच करता है? ये तकरीबन अगर आप सारा दिन उस पर धूप पड़ती रहे तो वो आप उसको 12 घंटे तक चला सकते हैं। मतलब दिन के टाइम अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो पूरी रात की एनर्जी आपको उससे मिल जाती है, आपको मिल जाती है। लेकिन अवामी सतह के ऊपर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग शायद इसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें सपोर्ट करें और इसकी अवेयरनेस के NGOs हों या इदारे हों, इस तरह के सेमिनार हों जो इस पर एजुकेट करें आवाम को और आवाम को इस तरफ लाएँ, क्योंकि ये इस वक्त कीमत ख़रीद जो इनकी है ना वो बहुत ज़्यादा है और हम आवाम की पहुंच से जो। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत मुफीद गुफ्तगू हमने आपके साथ की। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे आज के प्रोग्राम से एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात हासिल की होंगी, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा पता नोट कर लें, प्रोग्राम किसान टाइम 12 लॉरेंस रोड, खबरें टावर लाहौर, टेलीफोन नंबर 04236314440। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।